नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग। ईसीआई ने जारी की गाइडलाइंस। खबर में आगे जिक्र होगा कि प्रशांत किशोर ने 3 साल में कमाए 241 करोड़ रुपए, अपनी कमाई की दी पूरी जानकारी। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार में जीतेगा महागठबंधन, इसका पहला झटका दिल्ली में होगा महसूस। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। आगे खबर में बताएंगे कि बीजेपी सरकार जानबूझकर सरकारी सेवाओं को कर रही खराब, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर आरोप। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस ने खबर शेयर करके मोदी सरकार को घेरा, पूछा क्या जुमला निकला बचत उत्सव। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग। ईसीआई ने जारी कर दिया है गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये वेबकास्टिंग इसलिए हो रही है ताकि चुनाव के संचालन पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। वेबकास्टिंग पर चुनाव आयोग द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों के मद्देनजर बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां विधानसभा चुनाव में 100% वेबकास्टिंग होगी। और इससे पहले महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों के अलावा 50% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग अनिवार्य थी। जून में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए गए वेबकास्टिंग संबंधी अपने रिवाइज गाइडलाइंस में ईसीआई ने सूचित किया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। हालांकि जिन क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहां वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की अनुमति दी जा सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़। प्रशांत किशोर ने 3 साल में कमाए 241 करोड़ रुपए, अपनी कमाई की दी पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की फंडिंग और खुद की इनकम से जुड़े सवालों का जवाब दिया। उन्होंने पिछले 3 साल में जन स्वराज के पास पैसा कहाँ से आया इसका पूरा हिसाब दिया। पीके ने बताया कि चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जिसने भी उनसे सलाह ली उसके एवज में उन्होंने फीस ली और इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों को भी सलाह देने के बदले उनको पैसे मिले। पीके ने 29 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में जीतेगा महागठबंधन, इसका पहला झटका दिल्ली में होगा महसूस। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 160 से अधिक सीटें जिताने संबंधी गृह मंत्री अमित शाह की अपील को लेकर सोमवार को आरोप लगाया कि शाह वोट चोरी और वोट रेवड़ी की बदौलत ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन राज्य की जागरूक जनता इस साजिश को नाकाम कर देगी। उन्होंने दावा किया कि इस वोट चोरी सूत्रधार ने बिहार में वीसी के लक्ष्य का खुलासा कर दिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि बिहार में महागठबंधन जीतेगा और इसका सबसे पहला झटका दिल्ली में महसूस होगा। रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि शिक्षा जगत में वीसी का मतलब कुलपति होता है, स्टार्टअप की दुनिया में वीसी का मतलब वेंचर कैपिटल होता है, सेना में वीसी का मतलब वीर चक्र होता है, लेकिन अब हमारे पास एक नए तरह का वीसी है जो हमारी राजनीति को परिभाषित कर रहा है, वो है वोट चोरी। उन्होंने दावा किया कि इस वोट चोरी सूत्रधार ने बिहार में वीसी के लक्ष्य का खुलासा कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी सरकार जानबूझकर सरकारी सेवाओं को खराब कर रही है, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि सरकार लखनऊ के बड़े अस्पतालों में भी मरीजों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। गुणवत्तापूर्ण इलाज के अभाव में मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जानबूझकर सरकारी सेवाओं को खराब कर रही है। भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा सत्ता से हटेगी तभी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा। भाजपा सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट कर दिया है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्याप्त दवा इलाज नहीं मिल पा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार राजधानी के बड़े अस्पतालों में भी मरीजों के लिए ज़रूरी सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों से लोगों का भरोसा उठ रहा है। बड़े संस्थाओं पीजीआई, केजीएमयू और लोहिया संस्थान में भी वेंटिलेटर और बेड मिलना मुश्किल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने खबर शेयर करके मोदी सरकार को घेरा, पूछा क्या जुमला निकला बचत उत्सव। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने बीते दिनों में जीएसटी के स्लैब में बदलाव किए। खाने पीने की सामानों पर जीएसटी
12% से घटाकर 5% कर दिया था, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी कंपनियों को टैक्स की कटौती की जानकारी मिलने के बाद ही अपने सामानों के दामों को पहले 10% तक दाम बढ़ा दिए, फिर 7% टैक्स घटा दिए। इससे लोगों को फ़ायदा नहीं मिला। अब इस खबर को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी का जुमला निकला बचत उत्सव। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वैचारिक लड़ाई हारने वाले राहुल को चुप कराने की रच रहे साजिश। कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक पूर्व नेता की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर विपक्षी पार्टी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला तेज कर दिया। पार्टी ने कहा कि जो लोग वैचारिक लड़ाई हार रहे हैं, जिनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है, वो अब विपक्ष के नेता की आवाज़ को दबाने की साजिश रच रहे हैं। विपक्षी पार्टी ने कहा कि पिंटू महादेव की राहुल गांधी को धमकी एक खौफनाक और घिनौनी साजिश है। महादेव एबीवीपी के पूर्व राज्य अध्यक्ष हैं और एबीवीपी आरएसएस की छात्र शाखा है। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा के एक प्रवक्ता ने टेलीविजन पर कहा कि राहुल गांधी के सीने में गोली मारी जाएगी और अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एनडीए की जीत के दावे के पीछे वीसी कांग्रेस ने दिया गृह मंत्री अमित शाह को जवाब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सोमवार को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें शाह ने एनडीए को 243 में से 160 से अधिक सीटें मिलने का दावा किया था। रमेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी वोट चोरी और वोट रेवड़ी के जरिए ये परिणाम हासिल करने की उम्मीद कर रही है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का हमला बोला। उन्होंने सरकार को नकलची और दृष्टिविहीन बताया। यादव ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राजस्व उपलब्धता और मुख्यमंत्री की राजस्व बढ़ाने की योजनाओं पर सवाल उठाए। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है और राज्य में इससे पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस एक्शन में, इतनी सीटों पर नाम तय, इन मुद्दों पर भी बनी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में पार्टी ने अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक रविवार को की। 7 घंटे चली इस बैठक में सीट वार विस्तार में से चर्चा हुई। कांग्रेस करीब 40 सीटों पर प्रत्याशी तय करने के निकट पहुंच गई है। कांग्रेस मुख्यालय में रविवार रात हुई इस बैठक में सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, प्रभारी सचिव सुशील पासी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद खान और मदन मोहन झा और कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक की अध्यक्षता कमेटी के चेयरमैन अजय माकन ने की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के साथ होगा झारखंड में चुनाव, आयोग ने तैनात कर दिया पर्यवेक्षक। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में घाटशिला उपचुनाव बिहार चुनाव के साथ होना लगभग तय है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर महीने में उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। उपचुनाव नवंबर महीने में हो सकता है। आयोग ने रविवार को बिहार चुनाव के साथ साथ घाटशिला उपचुनाव एवं अन्य उपचुनावों के लिए पर्यवेक्षकों के तैनाती की घोषणा कर दी है। आयोग के अनुसार विभिन्न राज्यों में कार्यरत 470 अधिकारियों, 320 आईएएस, 60 आईपीएस और 90 आईआरएस को बिहार चुनाव एवं अन्य उपचुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात करने का निर्णय लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में जातीय समूहों को साधने के लिए 15 सम्मेलन की योजना, कांग्रेस के प्रदेश में फिर जमने की रणनीति समझिए। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। मंडल कमीशन और राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत के बाद से कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में कुछ मौकों को छोड़ दी जाए तो कभी बेहतर नहीं दिखी है। बेहतर स्थिति लोकसभा चुनाव में ही दिखी है। करीब 4 दशक से कांग्रेस प्रदेश की सत्ता से बाहर है। प्रदेश की सत्ता पर पहले सपा बसपा का कब्जा रहा था। बीच के कुछ समय और अब पिछले 8.5 सालों से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी विराजमान है और इस प्रकार की स्थिति के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं में मतभेद और संगठन का लगातार कमजोर होना इनकी खराब स्थिति को और खराब बनाता गया। लोकसभा चुनाव 2024 से बनी स्थिति को अब पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस्तेमाल करने के मूड में है। कांग्रेस ने प्रदेश में अपनी
अपनी स्थिति सुधारने के लिए जातिगत समूहों तक पहुंच बनाने की योजना पर काम शुरू करने जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सहारा समूह की संपत्ति अडानी प्रॉपर्टीज़ को बेचने की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, सहारा समूह की कंपनियों के भविष्य से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। कंपनी के नीति निर्धारक समूह की संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने महाराष्ट्र में एम्बी वैली और लखनऊ में सहारा शहर समेत विभिन्न संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड को बेचने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाल ही में दाखिल इस याचिका पर संभवतः 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दोस्तों, आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन, आंकड़ों ने चौंकाया। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इस साल के आखिर में होने हैं और नतीजे तय करेंगे कि अगले 5 साल प्रदेश की सत्ता पर किस दल का कब्जा होगा। चुनावी माहौल को और गर्माते हुए हाल ही में आए 2 बड़े सर्वे लोक पोल और एस इंडिया ने दिलचस्प नतीजे पेश किए हैं। दोनों सर्वे में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी वोटरों के बीच अपनी जगह बनाने में सफल होती नजर आ रही है। लोक पोल सर्वे के अनुसार महागठबंधन 118 से 126 सीटें हासिल कर सकता है, जबकि एनडीए को 105 से 114 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य दलों को 2 से 5 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। बहुमत के लिए 122 सीटें जरूरी है और इस लिहाज से महागठबंधन बहुमत के करीब पहुंचता दिख रहा है। वोट शेयर के लिहाज से भी महागठबंधन 39 से 42% और एनडीए 38 से 41% पर नजर आ रहे हैं। हालांकि अंतर कम है, लेकिन सीटों की गिनती में महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि एस इंडिया सर्वे ने क्षेत्रवार तस्वीर पेश की है। पूर्णिया की 24 सीटों पर मुस्लिम वोटरों के प्रभाव के चलते महागठबंधन को बढ़त मिल सकती है। वहीं एनडीए की पकड़ बरकरार रहने का अनुमान है। मगध की 26 सीटों पर एनडीए पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, जबकि महागठबंधन पिछड़ सकता है। भोजपुर की 22 सीटों पर एनडीए मजबूत स्थिति में दिख रहा है। भागलपुर की 12 सीटों पर दोनों बड़े गठबंधनों को फायदा हो सकता है, लेकिन जनसुराज का असर भी धीरे धीरे उभर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी ने लद्दाख के लोगों के साथ किया विश्वासघात, 4 लोगों की मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए, खड़गे का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को आरोप लगाया कि बीजेपी ने पहले लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लाने का वादा किया था, लेकिन वो इस वादे को भूल गई और लोगों की आकांक्षाओं के साथ लगातार विश्वासघात किया। खड़गे ने यह भी कहा कि पिछले दिनों हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत की घटना की न्यायिक जाँच होनी चाहिए। संविधान की 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति को स्वायत्तता और स्वशासन के उपाय सुनिश्चित करती है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख में स्थिति को संभालने के दयनीय तरीके अपनाने और उसके बाद कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संकट का मूल कारण बीजेपी का लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के साथ लगातार विश्वासघात है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए 470 पर्यवेक्षक नियुक्त, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और कुछ अन्य प्रदेशों में होने वाले उपचुनाव के लिए 470 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। साथ ही आयोग ने उनकी सूची भी जारी कर दी है। अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने के साथ साथ अक्टूबर में जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और उड़ीसा में उपचुनाव होने हैं। इसके लिए विभिन्न राज्यों में कार्यरत 470 अधिकारियों को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर कुल पर्यवेक्षक 470, आईएएस अधिकारी 320 हैं और आईपीएस अधिकारी 60 हैं। आईआरएस, आईआरएएस और आईसीएस आदि केंद्रीय सेवा अधिकारी 90 हैं। ये अधिकारी विभिन्न राज्यों में वर्तमान में तैनात हैं और उन्हें स्थायी रूप से चुनाव पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये पर्यवेक्षक उनके नामांकन से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक आयोग की निगरानी, नियंत्रण एवं अनुशासन में कार्य करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एनडीए की घोषणाओं पर तेजस्वी यादव का तीखा हमला, वोटरों को चूना नहीं लगा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और केंद्र की बीजेपी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले योजनाओं की घोषणाएं कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार की समझदार जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार को बिहार में 20 साल सत्ता में रहते हो गए, जब अब वो चुनाव से पहले 10,000 रुपये देने का वादा कर रहे हैं। अगर इस राशि को 20 साल में बांटे
तो ये प्रतिवर्ष 500 रुपये, प्रति महीना 41.66 रुपये और प्रतिदिन करीब 1 रुपये के बराबर है। क्या वो 1 रुपये में बिहार के बच्चों का भविष्य खरीदना चाहते हैं? दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी संघ के निशाने पर लद्दाख के लोग, राहुल गांधी बोले उन्हें छठी अनुसूची का 2 अधिकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने रविवार को लद्दाख में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। राहुल गांधी ने इसके लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि लद्दाख के लोगों ने सिर्फ अपनी आवाज़ उठाई। आवाज़ में बीजेपी ने 4 युवाओं की हत्या कर दी और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि लद्दाख की अद्भुत जनता, संस्कृति और परंपराएं बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर हैं। लद्दाखियों ने अपनी आवाज़ उठाई और जवाब में बीजेपी ने 4 युवकों को मार दिया और सोनम वांगचुक को कैद कर लिया। हत्या बंद करो, हिंसा बंद करो, डराना धमकाना बंद करो, लद्दाख को उसकी आवाज़ दो, उन्हें छठी अनुसूची का अधिकार दो। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी की ये प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार के दिन पूरे हो गए, पिता लालू यादव के अपमान पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। जी दोस्तों, बिहार में आगामी चुनाव के साथ साथ पार्टियों के बीच जुबानी लड़ाइयाँ अपने जोर पर हैं। आए दिन कोई न कोई नेता किसी दूसरी पार्टी के नेता को आपत्तिजनक बातें कहता हुआ और दूसरी पार्टी को नीचा दिखाता नजर आता है। इसी कड़ी में अब नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर उनके पिता लालू यादव के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र में मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप ने कहा कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो हमेशा किसी के भी खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पहले भी महिलाओं के खिलाफ कई अपमानजनक टिप्पणियां की हैं और हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने अपना होश खो दिया है और अब उनके दिन पूरे हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में बनेगा चुनावी माहौल, बड़ी रैली की तैयारी में कांग्रेस जुटेंगे ये दिग्गज नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण 13 अक्टूबर को रिज मैदान पर किया जाएगा और इस अवसर पर कांग्रेस के कई प्रमुख नेता शामिल हुए और इस मौके पर कांग्रेस के कई प्रमुख नेता शिमला पहुंचेंगे। ये एक सरकारी कार्यक्रम होगा जिसमें बड़ी रैली का आयोजन भी किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान से आने वाले नेता इस रैली को संबोधित करेंगे जिससे सरकार अपनी उपलब्धियों को उजागर कर सकेगी। दिसंबर में राज्य सरकार अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और पंचायत चुनाव भी इसी महीने में होंगे। ऐसे में रैली में भीड़ जुटाकर कांग्रेस कार्यकर्ता में उत्साह भरा जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले हटाए जाएंगे ये अधिकार, बड़े फेरबदल की तैयारी, सामान्य प्रशासन विभाग का सख्त आदेश। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है और इसी बीच चुनाव की तैयारियों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर बिहार प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराई जाए जो पिछले 3 वर्षों से लगातार एक ही जिले में पदस्थापित हैं। इसके साथ ही गृह जिले में पदस्थापित अधिकारियों की सूची भी मांगी गई है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी अधिकारी अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं रह सकता। इस संबंध में कट ऑफ डेट 30 नवंबर 2025 तय की गई है, यानी उसी आधार पर यह देखा जाएगा कि कोई अधिकारी 3 साल से एक ही जिले में तैनात है या नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भीड़ प्रबंधन विफल, सख्त नीति जरूरी, तमिलनाडु के करूर में भगदड़ पर बोले कांग्रेस नेता थरूर। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के करूर में भगदड़ को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार को कहा कि ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक स्थिति है और उन्होंने कहा कि हमारे देश में भीड़ प्रबंधन में कुछ गड़बड़ है। हर साल कोई ना कोई घटना होती रहती है। हमें बेंगलुरु की घटना भी याद है। जब हम इन भगदड़ों में बच्चों के मारे जाने की खबर सुनते हैं तो बहुत दुख होता है। उन्होंने आगे कहा कि सवाल यह है कि हम आम लोगों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठित नीति बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। थरूर ने कहा कि लोग किसी राजनेता, फिल्म स्टार या क्रिकेटरों को सुनने के लिए जाते हैं। मूल बात यह होनी चाहिए कि कुछ नियम, मानक और प्रोटोकॉल होने चाहिए। थरूर ने कहा कि मैं केंद्र और सभी राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जाति आधारित रैलियों पर रोक से भड़के संजय निषाद, योगी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जाति आधारित रैलियों पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब उन्हीं के सहयोगी दल के नेता संजय निषाद ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा कि अगर इस तरह के जाति आधारित रैलियों पर रोक लगा दी जाएगी तो वंचित और पीड़ित जातियों को जो
न्याय मिलना चाहिए, उसमें बड़ी रुकावट आएगी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। संजय निषाद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो इस मुद्दे को पीएम नरेंद्र मोदी के सामने भी उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। धर्म के आधार पर लोगों को बांटा, अब घुसपैठियों का नाम लेते हैं। भाजपा पर फ्री प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शक्ति अधिकार यात्रा के दौरान मोतिहारी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने सत्ता के लिए नहीं बल्कि विकास, शिक्षा और लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने जोर दिया कि देश के संविधान की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 70 वर्षों में लोगों के अधिकारों को मजबूत किया, शिक्षा संस्थान स्थापित किए, देश को आगे बढ़ाया और उद्योग धंधे लगाए। उन्होंने बिहार में रोजगार की कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि इससे लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कई महिलाओं ने भी बताया कि पुरुष पलायन कर चुके हैं और सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई।